अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है। और अपनी पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई थी और ये देखा था कि स्क्रिप्ट किस तरीके से गेम ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट के बीच के अंदर कनेक्शन बनाती है, किस तरीके से हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू कंपोनेंट को कंट्रोल करते हैं या गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं किस तरीके से ड्रैग करते हैं। अब हम लोगों ने जब स्क्रिप्ट बनाई थी तो अच्छा, पहली चीज़ ये, जिन लोगों के पास ये व्यू ख़राब हुआ होगा ना, इसकी एक छोटी सी टिप है, वो ये कि आप लेआउट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से कोई लेआउट सेलेक्ट कर लो। पिछले से पिछले क्लास के अंदर ही मैंने ये वाली बताई थी कि आप लेआउट सेव भी कर सकते हो, तो आपके पास व्यू वैसा ही आ जाएगा जैसा आप लोगों ने सेव करा हुआ, ये डिफ़ॉल्ट व्यू है वैसा। तो बैक टू टॉपिक, वो ये कि हम लोगों ने जब स्क्रिप्ट खोली थी तो स्क्रिप्ट खोलने के बाद ना हमारे पास कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई आई थी। यहाँ पे फोल्डर व्यू आ रहा है तो मैंने बस इसको स्क्रॉल डाउन करा कंट्रोल का बटन दबा के, और यहाँ पे छोटा सा स्क्रॉल बार भी है। स्क्रिप्ट के फोल्डर में गए और हम लोगों ने लेसन 1 जो है वो ओपन कर ली थी। अब ओपन करने के बाद ना हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं कि इसका क्या मतलब है, सही है, ये 3 जो लाइन्स लिखी हुई हैं इनका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम लोग यही वाली चीज़ पढ़ते हैं कि इन चीज़ों को, ये जो लिखी हुई है क्या चीज़। तो कुछ पार्ट इसका रियल लाइफ के अंदर एग्जाम्पल से रिलेट होगा और दूसरी जो चीज़ होंगी वो टेक्निकल होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये वाली चीज़ें शुरू करने से पहले छोटा सा आप लोगों को एक रिवीजन दे दूँ, वो है फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको गेम इंजन्स की हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि अगर किसी बंदे को अपना गेम बनाना हुआ करता था पुराने ज़माने में, तो सबसे पहले बैठ के जो है ना वो कोड लिखेगा जिसके अंदर वो फीचर डिफाइन करेगा कि अगर उसके गेम के अंदर फिजिक्स लगेगी तो पहले बैठ के वो फिजिक्स का कोड लिखेगा। ठीक है, उसके बाद वो यूज़ करेगा। अब सेम थिंग उसके साथ नेटवर्किंग के अंदर भी थी, सेम थिंग साउंड के अंदर भी थी। अगर आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, फर्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से ये वाला छोटा सा रिवीजन करके आओ। तो हुआ क्या, अगर किसी बंदे को कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो पहले बैठ के वो चीज़ बनाएगा, उसके बाद उसका कोड लिखेगा, इससे वो इंप्लीमेंट होगी। जब हम लोग गेम इंजन के ऊपर आ गए, एक्चुअल जो कि यूनिटी 3D है, यहाँ पे हम लोग थोड़े से टेक्निकल लेवल के ऊपर आ गए थे। मैंने आपको ये बताया था कि यूनिटी 3D के पास ये वाली एबिलिटी है कि वो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फीचर या कोई बिहेवियर लगा सके थ्रू कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स भी सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं, थ्रू कंपोनेंट्स। अब जब हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं ना कंपोनेंट, तो कंपोनेंट किसी ना किसी ने लिखा होता है, सही है। हर कंपोनेंट कोई ना कोई पीछे लिखता है जिसके बाद वो चीज़ इंप्लीमेंट होती है। तो अगर आपको यहाँ पे फिजिक्स का एक कंपोनेंट दिख रहा है, इसका मतलब है यूनिटी 3D वालों ने एक पूरा कोड लिखा है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फीचर लगाने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करूँ तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स लगाने के लिए रिजिड बॉडी यूज़ होती है। तो यूनिटी 3D वालों ने रिजिड बॉडी का पूरा कोड लिखा है जो कि आप यूज़ करते हो। ठीक है, आपके पास ये फैसिलिटी है, आपने सिर्फ बटन के ऊपर क्लिक करा, रिजिड बॉडी लिखा और आपने ऐड कर दिया। लेकिन यूनिटी 3D वालों ने पूरा कोड लिखा है उसके लिए जो कि आप यूज़ करते हो। अब ये जो शुरू में 3 लाइन्स आ रही है ना, ये एक्चुअल में उसी का ही पार्ट है। जो यूनिटी 3D वालों ने कोड लिखा है उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, कोई भी ऐसा कोड जो कि आप किसी और को प्रोवाइड कर सकते हो वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होता है। फ्रेमवर्क उसकी एक मिसाल है। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आपने अपना कोई कोड लिखा है और आप किसी दूसरे बंदे को जो है वो कोड दे रहे हो कि मेरे भाई ये लो, ये यूज़ कर लेना। ठीक है, ये यूज़ कर लेना। अब उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। यूनिटी 3D वालों ने हर चीज़ का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिसके अंदर फिजिक्स का फ्रेमवर्क भी है, जिसके अंदर हमारे पास ऑडियो का भी फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर जो आपको कैमरा दिख रहा है उसका भी फ्रेमवर्क है। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बनाने के बाद उन सबको मर्ज करा है, जिसके ऊपर जो है ना गेम इंजन बन गया। सही है, तो गेम इंजन एक्चुअल में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का ही कॉम्बिनेशन है जो कि आप लोग यूज़ करते हो। ये बात रही यूनिटी 3D के अंदर हमारी जो एडिटिंग है वो उन सब की हद तक। जब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे IDE जो कि एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर था जो कि हमें कोड एडिट करने का बोलता है। तो जिस तरीके से यूनिटी 3D वालों ने आपको पूरा कोड लिख के दिया है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि आप कंपोनेंट किस तरीके से लगाओगे, सारी चीज़ें, यूनिटी 3D वालों ने वो वाला कोड भी लिखा है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि अगर आपको किसी गेम ऑब्जेक्ट को चलाना है तो आपको क्या लाइन लिखनी है। सही है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं विद फ्रेमवर्क्स और विद लाइब्रेरीज और विद DLLs। ठीक है, ये तीनों वर्ड थोड़े से फिलहाल के लिए कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये सिर्फ इतना समझो कि फ्रेमवर्क हो गया, लाइब्रेरी हो गया या DLL हो गया, ये तीनों डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टर्म्स हैं। इन तीनों के थ्रू आपको कोई कोड मिलता है जिसको यूज़ करके आप कुछ इम्प्लीमेंट करते हो।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने सिस्टम के ऊपर जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, यूजुअली जब आप गेम इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके पास आता है इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, आप लोगों ने चीज़ बहुत देखी होगी, समझ में नहीं आता होगा कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी तरह सोचना भी तो है, सोचना है ना। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर आपको बहुत सारा कोड मिलता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, जो कि आप यूज़ करके चीज़ें कर सकते हो। यूनिटी 3D वालों ने कोड लिखा जिसके अंदर उन्होंने बता दी कि यार अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर फिजिक्स लगानी है, आप सिर्फ रिजिड बॉडी टाइप करो और आपके गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजिड बॉडी लग जाएगी। यूनिटी 3D वालों ने एक और फ्रेमवर्क लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि अगर आपको गेम ऑब्जेक्ट मूव करना है या रिजिड बॉडी कंट्रोल करनी है तो आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप जो है ना उसको घुमा सकते हो। अब अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो रियल लाइफ एग्जांपल इसकी ये है कि अगर हम लोग कैमरा परचेज करते हैं, सही है, तो कैमरे के अंदर ना हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स आती हैं और वो सेटिंग्स क्या होती हैं कि कैमरे के पास एक एबिलिटी है जो कि मतलब जो कंपनी है उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि ये कैमरा तस्वीर खींच सकता है, उसके पास ये एबिलिटी है, लेकिन वो यूज़र को कितना कंट्रोल देते हैं कि यूज़र उसका ISO सेट कर सकता है, यूज़र जो है उसकी शटर स्पीड भी सेट कर सकता है, जो लोग फोटोग्राफर्स हैं उनको आइडिया हो जाएगा, उसका फ्लैश ऑन कर सकता है। यूज़र सिर्फ जो फ्रेमवर्क है या उसका जो चीज़ है जो कंपनी ने बना के दी है उसको यूज़ कर सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये जो ऊपर ये 3 लाइंस लिखी हुई हैं ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज हैं या DLLs हैं, तीनों फिलहाल के लिए समझो तीनों सिमिलर काम कर रही हैं, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, फ़र्क है, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझो कि ऊपर ये आपके पास एक सोर्स कोड है, ठीक है, सोर्स कोड बोलते हैं इसको, कि आपको यूनिटी वालों ने एक सोर्स कोड दिया है जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। मुझे कैमरा ही कंपनी ने कैमरा दे दिया, मैं उस कैमरे को यूज़ करके तस्वीरें खींच सकता हूँ। इसी तरीके से यूनिटी वालों ने मुझे यहाँ पे कोड लिख के दे दिया जिसको यूज़ करके मैं अपने गेम ऑब्जेक्ट को चला सकता हूँ। सही है, रियल लाइफ एग्जाम्पल और यहाँ पे हमारे पास कोड की एग्जाम्पल। अब अगर मैं सेकंड में एग्जाम्पल लूँ, वो ये हमारे पास गाड़ी की है। गाड़ी के पास ये एबिलिटी होती है कि जैसे ही जो है ना आप एक्सीलेटर दबाओ तो वो जो है ना आगे जा सकती है और अगर आप रिवर्स गियर पे एक्सीलेटर लगाओ तो वो गाड़ी पीछे जाएगी। कंपनी ने आपको ये वाली गाड़ी बना के दे दी है, सही है। इसके अंदर आपके पास सिर्फ इस हद तक कंट्रोल है कि आप एक्सीलेटर दबा सकते हो, एक्सीलेटर रिलीज कर सकते हो, आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ये तीनों जो लिखे हुए हर लाइन के अंदर डिफरेंट फीचर्स इंप्लीमेंट हुए हैं जो कि कोड के अंदर लिखे हुए, सही है। हम इनको यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो इनको रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे जो कोड लिख रहे हैं वो हम लोगों का यूनिटी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन जो लिखी हुई है ये बता रही है कि यूनिटी इंजन ने आपको जितने भी कोड लिख के दिया है ना यूज़ के लिए, वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इस हद तक समझो फिलहाल। अब शुरू की जो 3 लाइन्स हो गई कि ये हमारे पास अवेलेबल कोड है जिनको यूज़ करके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो है ये चीज़, ठीक है। ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट के बीच में कोई भी चीज़ आएगी वो होगा एक ग्रुप, सही है। इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो समझ लो एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं कोड ब्लॉक। आप लोगों को मैं अभी फिलहाल के लिए आपकी ही टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो प्रोग्रामिंग वाले ना बोलेंगे भाई क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। फिलहाल के लिए समझो ये एक है कोड ब्लॉक, सही है प्रोग्रामिंग वाले भाइयों, सही बोला ना। तो ये है कोड ब्लॉक, फिलहाल के लिए इसको समझो ये सिर्फ एक कोड ब्लॉक है। ये चीज़ जहाँ पे हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है वो शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर ना आपको एक और चीज़ दिखेगी कि ये माइनस का साइन है। आप ज़रा इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको कोड गायब हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करोगे आपको दिखाना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं कोड ब्लॉक, यही विजुअल स्टूडियो पे ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। अब एक है ये वाला कोड ब्लॉक, दूसरा जो कोड ब्लॉक है वो हमारे पास ये है और तीसरा जो कोड ब्लॉक है वो हमारे पास ये है। इसका मतलब है ये वो वाले कोड हैं जो कि यूनिटी ने लिख के आपको दे दिए हैं, सही है। आप लोगों ने सिर्फ स्क्रिप्ट बनाई थी ना, स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिखा तो नहीं था, लेकिन जब आपने स्क्रिप्ट खोली तो आपने देखा कि यहाँ पे ये 3 लाइन्स लिखी हुई हैं और ये लिखा हुआ है, ये अजीब सा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ है। तो यूनिटी वालों ने आपको कुछ कोड लिख के दिया जो कि आप यूज़ करोगे। अब वो इन शेप होता है कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक की शेप्स होती हैं। तो ये हमारे पास एक कोड ब्लॉक है जो कि बिल्कुल मेन है, उसके बाद हमारे पास ये एक कोड ब्लॉक है और उसके बाद ये दूसरा कोड ब्लॉक है, ठीक है। अभी चलते किस तरीके से, फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा ये वाली लाइन इग्नोर करो। इसमें समझने वाली सिर्फ ये बात है कि ये जो वर्ड है पब्लिक क्लास के बाद जो वर्ड है ये आपका स्क्रिप्ट नेम होगा। अगर आपके पास एरर आ रहा है, ड्रैग नहीं हो रहा आपकी स्क्रिप्ट, ज़्यादा चांस ये है कि आपके पास जो है ना ये वाला नाम
और जो ऊपर आपकी जो फाइल का नाम था स्क्रिप्ट की वो चेंज है, दोनों सेम रख लो, ड्रैग हो जाएगा कम से कम, सही है। उसके बाद फिलहाल के लिए ये वाली लाइन को इग्नोर करो। रीज़न क्या है मैं इग्नोर करने को क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न ये है, ये वाला जो वर्ड है क्लास और उसके बाद ये आगे जो राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी कुछ वीडियोस बाद हम लोग पढ़ेंगे, सही है, जिसके अंदर क्लासेस आएंगी, मेथड्स आएंगे, जब हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे उसके बाद ये पब्लिक क्या है, ये वॉइड क्या है, ये सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इनकी जो टेक्निकल टर्म्स है ना उनको इग्नोर करो, सिर्फ फ्लो समझो। जब आप लोग प्ले का बटन दबाते हो, ठीक है, जब आप लोग प्ले का बटन दबाते हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो जो चीज़ें आप लोगों ने सीन के अंदर डाली हुई होती हैं वो टेस्ट मोड के अंदर आ जाती हैं। अगर आपने किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स लगाई हुई है तो प्ले के बटन दबाने के ऊपर वो गिरना शुरू कर देगा, इसका मतलब है गेम की सिमुलेशन शुरू हो गई है, वो टेस्ट कर रहे हो आप। जैसे ही आप प्ले का बटन दबाते हो तो ये वाला कोड चलता है, ठीक है, ये वाला कोड चलता है और ये वाला कोड चलता है, और चलने की शर्त सिर्फ ये है कि आपके पास जो है ना ये वाली स्क्रिप्ट किसी ना किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी हुई हो। तो अगर आप स्क्रिप्ट बना के बैठ गए हो और आपका कोड नहीं चल रहा तो ये भी हो सकता है कि आपने जो है ना स्क्रिप्ट किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगाई है। अब गेम्स चलते हैं FPS के ऊपर, वो ये मैंने क्या बोल दिया, मतलब अगर कन्फ्यूजन है ये समझो फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है, फ्रेम्स पर सेकंड। कुछ लोगों ने अगर गेम खेले हैं जो कि गेमिंग की टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा अवेयर है, जिनको आइडिया है कि गेम्स के अंदर क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, FPS जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है गेमिंग के अंदर, उसका मतलब है फ्रेम्स पर सेकंड। आपका गेम जितना स्मूथ है इसका मतलब है आपके FPS ज़्यादा हैं, आपका गेम जितना हल्का है या अटक रहा है इसका मतलब है आपके FPS बेकार हैं, सही है। अगर आप कोई गेम आप लोगों ने कभी चलाया है और वो अटक रहा है, आप चला रहे हो, W का बटन दबा रहे हो कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो अटक रहा है, अटक के जा रहा है, जो कि यूजुअली मेरे पास था पहले, मैंने Pentium 4 के अंदर GTA Vice City करा था तो अटक रहा था उस टाइम, बहुत पहले की बात है। अटक रहा है इसका मतलब है उसके FPS लो हैं, सही है, फ्रेम्स पर सेकंड लो हैं। अगर वो गेम बहुत स्मूथ चल रहा है इसका मतलब है उसके FPS अच्छे हैं। मूवीज़ के अंदर जो FPS होता है यूजुअली 24 FPS होता है, ठीक है, वो एक डिफ़ॉल्ट है फिलहाल के लिए। उसके बाद आपके पास अच्छे 60 FPS की भी मूवीज़ आती हैं, उसके बाद आपके पास 60 FPS के भी गेम्स आते हैं, उससे अच्छे भी गेम्स आते हैं, मतलब उससे हायर FPS के भी गेम्स आते हैं। तो बता क्यों रहा हूँ मैं, FPS के अंदर ना यूनिटी में FPS के अंदर 3 कैलकुलेशन होती हैं। इसका मतलब ये है कि एक फ्रेम के अंदर क्या क्या काम कर रहा है यूनिटी, सही है, लिखना ये वाली सारी चीज़ें। इस वीडियो के थोड़े से टाइम में ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी, वो क्या है, FPS जो है हमारे पास एक फ्रेम के अंदर 3 चीज़ें कैलकुलेट करता है। ये वाली बात आप लोगों के इंटरव्यू के अंदर बहुत हेल्प करेगी। फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब ये है कि एक फ्रेम के अंदर यूनिटी 3 चीज़ें कैलकुलेट करेगा, उसी के ऊपर ये चीज़ होगी कि आपका गेम अटक रहा है या आपका गेम स्मूथ चल रहा है। यूनिटी हर फ्रेम के ऊपर 3 चीज़ें कैलकुलेट करता है। पहली चीज़ होती है फिजिक्स, ठीक है, उस फ्रेम के ऊपर कितनी फिजिक्स लगी हुई है। दूसरी चीज़ है उसकी रेंडरिंग, रेंडरिंग का मतलब ये है कितना हैवी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, कितनी हैवी चीज़ें दिख रही हैं सामने गेम के। और तीसरी चीज़ होती है स्क्रिप्ट, ठीक है, कि इस फ्रेम के ऊपर स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं और 3 चीज़ें जो है ना यूनिटी कैलकुलेट करता है, उसी की बेस के ऊपर ये पता चलता है कि ये गेम स्मूथ चलेगा या हल्का चलेगा या अटकेगा या मोबाइल गर्म करेगा। यूजुअली ये वाले मसले आते हैं कि आप अगर कोई गेम खेल रहे हो, कभी अगर मोबाइल गर्म हुआ है किसी गेम से, नीचे मेंशन करना स्पेक्स के साथ, अगर वो हल्का मोबाइल है तो जाहिर सी बात है अटकेगा भी और मोबाइल गर्म भी होगा। तो यूनिटी 3 चीज़ें कैलकुलेट करता है, फिजिक्स कैलकुलेट करता है, रेंडरिंग कैलकुलेट करता है और स्क्रिप्ट कैलकुलेट करता है। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आप स्क्रिप्ट बनाते हो ना, मैंने आपको ये बताया कि यूनिटी इंजन ने आपको डिफरेंट कोड दिए हैं यूज़ करने के लिए। तो यूनिटी इंजन जो है कुछ कोड ब्लॉक्स भी रखता है अपने पास जो कि चल रहे होते हैं कंटिन्यूस, सही। इसका मतलब ये है गाड़ी के अंदर भी आप अगर एक्सीलरेटर या पैडल ना दबाओ और इंजन स्टार्ट करके रख दो, इसका मतलब है आपका इंजन कंटिन्यूसली चल रहा होता है, ठीक है, इंजन कंटिन्यूसली चल रहा होता है और वो वेट कर रहा होता है आपके एक्सीलरेटर दबाने का, वो वेट कर रहा होता है आपके घेर लगाने का। जैसे ही आप घेर लगाओगे, एक्सीलरेटर दबाओगे, गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाएगी। इसी के अंदर जैसे ही आप कोई स्क्रिप्ट लगाते हो किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कुछ कोड ब्लॉक्स आपके पास होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, सही है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे ही आपने प्ले का बटन दबाया आपके यूनिटी का इंजन स्टार्ट हो गया, सही है।
तो इंजन स्टार्ट हो गया और वो वेट कर रहा है आपकी इंस्ट्रक्शंस की, आपकी चीज़ों की। अब ये जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं, ये मतलब ये वॉइड स्टार्ट लिखा हुआ है और हमारे पास वॉइड अपडेट लिखा हुआ है, ये कब कब चलता है? ये ऑटोमेटिकली चलते हैं। जिस तरीके से आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, हम लोगों ने इंजन के जो यूनिटी इंजन है उसके अंदर हम लोगों ने प्ले का बटन दबा दिया, इसका मतलब है ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा और इसका मतलब है ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा। कब कब चलेंगे? जब हम लोग प्ले का बटन दबाएंगे ना, ये पहले फ्रेम पे चलेगा, ठीक है, हजम कर लो, हजम कर लो, ये पहले फ्रेम पे चलेगा। इसका मतलब है आपने जैसे ही प्ले का बटन दबाया तो ये वाला जो कोड ब्लॉक है ये पहले फ्रेम पे चलेगा। सही है, समझने की कोशिश करो, पहले फ्रेम पे चलेगा। और इसका मतलब है ये नहीं कि 1 सेकंड तक चलेगा, इसके नहीं कि आधा सेकंड तक चलेगा, 1 फ्रेम पे चलेगा। ठीक है, यूनिटी के ऊपर फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन होती है और वो डिपेंड करती है आपकी रैम के ऊपर, सही है, आपके प्रोसेसर के ऊपर, आपके ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। ये 3 चीज़ें जो कि मेन है जिनके ऊपर आपके फ्रेम्स पर सेकंड चलते हैं। तो हम लोग, अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाऊं, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे प्ले का बटन दबाऊं, सही है, और अब ये देखो थोड़ा सा ब्लू हो गया, इसका मतलब है गेम प्ले मोड के अंदर आ गया। और यहाँ पे मैं स्टैट्स के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास एक स्टैट्स चल रहा है और यहाँ पे बड़ा अजीब सा आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये वाली लाइन ग्राफिक्स के आगे जो लिखा हुआ है 46, 168, 197, आप लोगों के पास भी ये चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब है यहाँ पे ये दिखा रहा है कितने फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर आपका गेम करंटली चल रहा है। सही है, ज़रूरी नहीं आप लोगों के पास यही वाले स्टैट्स हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास अच्छी मशीन है, ग्राफिक्स कार्ड अच्छा लगा हुआ है, तो आपके पास इसके FPS और हाई आएंगे। अब ये वाली एक छोटी स्क्रीन में ना मैं आपको एक छोटा सा बता दूँ, ये जो यहाँ पे बता रहा है CPU मेन, ये MS और ये FPS को मैंने आपको बता दिया कि 1 सेकंड के अंदर कितने FPS जो ना यूनिटी एक्सपेक्ट कर रहा है चलाने के ऊपर। और दूसरा जो ये CPU मेन जो आगे लिखा हुआ है, ये जो है ना मैं आपको अभी से बता दूं, हालांकि आप लोगों ने अभी गेम डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू नहीं करा, लेकिन ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ को बताऊँ बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को भी नहीं पता। सही है, मैंने इंटरव्यूज़ करे, लोगों के नहीं पता होता। ठीक है, आप लोगों को बताता हूँ क्या है ये जो यहाँ पे चेंज हो रहा है 0.9 ms, 15, 23 ms, इसका मतलब ये है कि एक साइकिल की जो कैलकुलेशन है, एक साइकिल का क्या मतलब है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि एक फ्रेम के अंदर 3 चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। अब यहाँ पे यूनिटी हमें ये बता रहा है कि वो जो एक फ्रेम कंप्लीट हुआ जिसके अंदर 3 चीज़ें कैलकुलेट हो गई ना, वो कितने टाइम में हुई हैं। इसका मतलब है जो यहाँ पर ये 1.1 और ये 18, अच्छा मेरे बोलने से पहले ये चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है नंबर MS लिखा हुआ है, इसका मतलब है इतने मिली सेकेंड्स के अंदर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है कैलकुलेशन का। उसके अंदर आपकी रेंडरिंग भी कैलकुलेट हो रही है, उसके अंदर आपकी फिजिक्स भी कैलकुलेट हो रही है, उसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट भी कैलकुलेट हो रही है एक फ्रेम के अंदर। तो ये एक फ्रेम का साइकिल जितनी देर में कैलकुलेट हो रहा है ना, यूनिटी आपको यहाँ पे ये बता रहा है। ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है कि आपको ये दिखेगा कि इवन एक्सपीरियंस लोगों को भी जो ना पता नहीं होंगी। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने इंटरव्यू करे हैं भाई, सही है, हमारे पास ऐसे भी आए हैं 2-2, 2.5 साल वाले आए, नहीं पता होता। तो ये जो MS लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो एक साइकिल है कैलकुलेशन की, उसके अंदर कितना टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे FPS की बात थी कि यहाँ पे 72, 83, 84, ठीक है, ये वाले नंबर्स याद रखना। क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे ही मैंने गेम प्ले करा था, मैं दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर जाता हूँ और फर्स्ट फ्रेम के ऊपर ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा जिसके अंदर ये स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, पहले फ्रेम के ऊपर ये वाला कोड ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो भी होगा वो चल जाएगा। उसके बाद ये आता है हमारे पास अपडेट, मतलब स्टार्ट एक बार चलेगा और अपडेट ये बार बार चलता रहेगा। जिस तरीके से आपने गाड़ी का जब इंजन स्टार्ट करा तो इंजन आपका वेट कर रहा होता है, मतलब हाँ ना, गाड़ी के पास सिर्फ यही वाली एबिलिटी है ना कि आप उसका एक्सीलरेटर दबाओ, ब्रेक दबाओ या घेर लगाओ, वो आपसे उम्मीद कर रहा होता है कि आप कोई परफॉर्म करो एक्शन। इसी तरीके से ये जो अपडेट है ये बार बार कॉल होता है, ठीक है। अब कितनी बार कॉल होता है ये जो है ये डिपेंड करता है आपके FPS के ऊपर, ठीक है, FPS के ऊपर, आपका प्रोसेसर की स्पीड क्या है, क्लोज इनफ, ये यही वाले जो नंबर्स हैं इन्हीं के हिसाब से चल रहा होता है, सही है, इन्हीं के हिसाब से चल रहा होता है कि ये जितने फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर आपका गेम चल रहा है, इसका मतलब है अपडेट उतनी ही बार कॉल हो रहा है, सही है। तो स्टार्ट का जो ये यहाँ पे कोड ब्लॉक लिखा हुआ है ये एक बार चलेगा, पहले फ्रेम पे चलेगा
और ये अपडेट जो है वो हर फ्रेम के ऊपर चलेगा, ठीक है, हर फ्रेम पे अपना काम कर रहा होगा। तो मैंने जो आपको ये बताया था ना कि एफपीएस के ना 3 चीजें कैलकुलेट होती हैं, पहली होती है रेंडरिंग, फिजिक्स और स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का जो पार्ट है ना वो है ये अपडेट। अपडेट का मतलब है एफपीएस के अंदर जो कैलकुलेशन हो रही है उसकी वो यहाँ होगी। ये इसी तरीके से, जिस तरीके से गाड़ी का इंजन आपका वेट कर रहा होता है कि आप कुछ चीज़ परफॉर्म करो तो वो अपना काम करे, इसी तरीके से ये अपडेट के अंदर का जो ये कोड ब्लॉक है, ठीक है, अपडेट का जो कोड ब्लॉक है ये आपका वेट कर रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखोगे वो उतनी ही बार लगेगी जितनी आपका एफपीएस चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके से चलता है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट के अंदर मैं लिख दिया और ठीक है, आप लोग भी सिर्फ लिख लो फिलहाल के लिए, समझने की ज़रूरत नहीं है। और समझने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको फिलहाल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। जब हम लोग क्लासेस या हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब ये वाली चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन इसको यूज़ करने का रीज़न क्या है, आप यहाँ पे ये लाइन लिखो फिलहाल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे अंदर कुछ भी लिख लो जो भी चाहो, ठीक है। मैंने उसको क्लिक करा, डबल क्लिक, और मैंने यहाँ से कॉपी करा और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। जो मैं बात बोल रहा हूँ कि यार ये एक बार चलेगा और ये जो है ना बार बार चलेगा, इसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, मतलब यार मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। करना क्या है आपको ये वाली लाइन कॉपी करनी है, ठीक है, और यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज कर दो ताकि पता चल जाए। और फरहान इज़ हियर कर दिया और यहाँ पे मैंने फरहान लूप कर दिया, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज़ कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इस स्क्रिप्ट को सेव करना है। आप कंट्रोल-S करोगे और स्क्रिप्ट सेव हो जाएगी। आप जैसे ही स्क्रिप्ट को सेव करोगे ना, यहाँ पे मैंने साइड में इसलिए करा है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, एक छोटा सा लोडिंग बार चलेगा। आप जब जब स्क्रिप्ट को एडिट करोगे ये आपको यूनिटी के ऊपर लोड करेगा। कुछ लोगों का डायरेक्टली यहाँ से कर लेगा, मतलब आप सेव करोगे, और कुछ लोगों को सेव करने के बाद यूनिटी के ऊपर वापसी जाना पड़ेगा, जिसके बाद वो यहाँ पे छोटी सी लोडिंग करेगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हो यूनिटी के ऊपर और आपका एडिटर थोड़ा सा हैंग करता है, परेशान नहीं होना, वो राइट साइड के ऊपर छोटी सी लोडिंग कर रहा होगा, ठीक है, लोड हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास जो ये देखते हैं कि गेम चला के देखते हैं, ठीक है, तो हम चला के देखते हैं। और जैसे ही हमने चलाया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, मैं दोबारा से प्ले करता हूँ, आप लोगों ने नोट कराओ ना कराओ। जैसे ही हम लोगों ने गेम चलाया तो आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे जो ना एक लिखा हो रहा है फरहान लूप, सही है, और ये मैंने लिखा था यहाँ पे अपडेट के अंदर, ठीक है। आप इसको ज़रा एक बार क्लिक करो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बार बार चल रहा है, और यहाँ पे 999 प्लस चला गया। आप एक काम ये करो कि आप यहाँ पे सिर्फ इसको एक बार क्लिक करो, ठीक है, आप इसको एक बार क्लिक करो, आपको दिख जाएगा कितनी बार चला ही है, और यहाँ पे कोलैप्स के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। कोलैप्स का मतलब ये है कि आपका अगर कोई एक मैसेज है जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है, वो आपको यहाँ पे काउंट दिखा जाएगा कितनी बार आया है। अब ये छोटी सी विंडो है क्या, ये है कंसोल विंडो। कंसोल विंडो आपको डिबगिंग के अंदर बहुत हेल्प करेगी। कंसोल विंडो के अंदर आपके जितने मैसेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोड ब्लॉक लिखा है या कोड लिखा है 50 लाइनों का, और आपका जो कोड है ना शुरू में चल रहा है लेकिन आखिर में नहीं चल रहा, और आपको ये चेक करना है कहाँ पे आपका कोड फंस रहा है, आप वहाँ पे ये जो मैंने लिखा है debug.log, आप ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, और उससे आपको आइडिया होगा कहाँ पर आपका कोड चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा। तो हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने ये जो है ना देखा था कि स्टार्ट एक बार चलता है पहले फ्रेम के ऊपर, और जो फरहान लूप जो अपडेट के अंदर था वो बार बार चलता है, कंटिन्यूसली चलता जाता है, और अभी भी चल रहा है। प्ले का बटन मेरा ऑन है, अभी भी चल रहा है, मतलब मैंने वो गलत तो नहीं कहा था ना। यहाँ पे देखो फरहान इज हियर, जो कि यहाँ पे एक काउंट दिखा रहा है, ठीक है, और फरहान लूप ये हमारा बार बार चल रहा है। अब हमारे पास जितने एरर्स आएंगे, जितनी वार्निंग्स आएंगी और जितने लॉग मैसेजेस आएंगे, ये 3 चीज़ें होंगी जो कंसोल की विंडो के ऊपर दिखेंगे। लॉग मैसेज का मतलब वो मैसेज है जो कि हम लोग दिखा रहे हैं या हम लोग बता रहे हैं अपने आप को ही कि यार यहाँ पे ये वाली चीज़ लगी हुई है। तो यूजुअली जब आप कोड लिखते हो, कोड के अंदर आप डिफरेंट जगहों के ऊपर लॉग मैसेजेस लिखते हो, जिससे आपको ये याद रहे कि यहाँ पर आपने ये वाला काम करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो यूनिटी आपको जो है ना दिखाया जाता है रेड के अंदर यहाँ पे कि आपने गलती करी है, सही है। तो स्टार्ट का जो वहाँ पे कोड ब्लॉक था वो एक बार चला, यहाँ पे आप देख सकते हो एक है, और फरहान लूप जो कि अपडेट के अंदर लिखा हुआ था वो यहाँ पे बार बार चल रहा है। देखो यहाँ पे अभी भी काउंट पड़ रहा है। मैं अगर इसको कोलैप्स से हटा दूँ तो ये देखते रहोगे आप, मतलब ये अभी भी चल रहा है। तो मैं यूजुअली कोलैप्स के ऊपर रखता हूँ ताकि अगर सेम मैसेज है बार बार उसको जो है ना
दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मुझे रोकना है, मैं यहाँ पे प्ले का बटन दोबारा क्लिक करूँगा और मेरा गेम रुक गया। सही है, मेरा गेम रुक गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस लाइन को दोबारा से डिलीट कर दूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। अब करना क्या है, करना ये है कि आप लोगों ने जो चीज़ लिखी है ना, आप इसको दोबारा से रिवाइज करो, क्योंकि पहली बार के अंदर ना आपको ये वाली वीडियो समझने में मुश्किल होगी। मुझे भी हुई थी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप ये वाली वीडियो इस पॉइंट तक फॉलो कर चुके हो, इसका मतलब है आप ऑलरेडी दूसरे लोगों से बहुत आगे हो। तो आपको यह वीडियो दोबारा देखनी है और उसके बाद आपको पॉइंट्स नोट करना है, क्योंकि अब जो है आपके जो नोट्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, वो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट हो गई। नेक्स्ट क्लास से ना हम लोग इसके अंदर एक्चुअल कोड लिखना शुरू करेंगे कि उसको किस तरीके से लिखते हैं, जो डिफरेंट टर्म्स हैं या डिफरेंट जो डेटा है वो हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।